आज का जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी का, जो जिसमें कि हम वेस्ट बंगाल बोर्ड सेट के जो एग्जाम्स हैं उनको एनालिसिस करेंगे। तो जो एग्जाम हुआ है सोशियोलॉजी का, जो पेपर हुआ है जिस तरीके से, और क्या क्वेश्चन सेट था, एक्स वाई बुक सीरीज जो है जो आई थी उसमें से एक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि उसमें पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे, पैटर्न क्या था, कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि तुम लोगों को आवाज आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही हो तो मुझे लिख के बताओ, वॉइस क्लियर है मेरी, नहीं है, स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए इसके बारे में। माई वॉइस इज क्लियर? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? वॉइस क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 घंटे का पेपर होता है, और 2 घंटे का पेपर हुआ है। इसमें यहाँ पे आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। जो लोग पेपर दे चुके हैं वो अवेयर होंगे कि ओएमआर शीट को किस तरीके से हमें भरना होता है। उसमें ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर आपको उसको भरना होता है, और जो भी नाम दिए रहते हैं ऊपर उसके नीचे ब्लॉक को पूरा कवर करना पड़ता है। तो ओएमआर शीट भरने में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओएमआर शीट डायरेक्ट कंप्यूटर में जाती है, स्कैन होती है। अदरवाइज अगर सही नहीं भरी जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। सो एट द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन बुकलेट विल बी गिवन। तो क्वेश्चन बुकलेट दे दी जाती है आप लोगों को। उसके बाद 5 मिनट दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप बुकलेट को वेरीफाई कीजिए, उनको चेक कर लीजिए। उसके बाद से जो क्वेश्चन पेपर होते हैं या वो मार्कशीट भरी जाती है वो सब उसका मैटर है। अब हम जानते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 100 पेपर्स, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब है कि पेपर हमारा हो जाता है 200 मार्क्स का। तो उसके बाद ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज। हम जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ए बी सी डी जो है ऑप्शंस होते हैं। उनमें से जो आंसर आपका करेक्ट है उसको ब्लॉक को आपको ब्लैक करना पड़ेगा, या पेंसिल से उसको भरना पड़ता है करेक्ट रिस्पॉन्स को। तो ओएमआर शीट के अंदर चूंकि हम आंसर देते हैं, तो उसमें जो भी आंसर करेक्ट होता है वहां जाके क्वेश्चन नंबर के पास उसको हम लोग पूरा कवर करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। use of any calculator, mobile phones, electronic devices, gadgets is strictly prohibited in the examination hall. So there is no negative marking for the incorrect answer. किसी भी तरीके की कोई negative marking नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट एग्जामिनेशन है, तो वेस्ट बंगाल का है, तो डेफिनेटली जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो बंगाली होगी। तो आप देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो लैंग्वेज आपकी दी गई है वो बंगाली लैंग्वेज दी गई हुई साइड में। तो एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ बंगाली है। तो इसी मोड में क्वेश्चन पेपर भी होता है। क्वेश्चन पेपर भी इसी तरीके से बना होता है, जिसमें एक साइड बंगाली होती है और एक साइड में इंग्लिश होती है। और नीचे 2 से 3 पेज आपको दिए जाएंगे जो कि आपके रफ वर्क के लिए होते हैं। आई होप वॉइस क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज लिख के बताएं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको मैसेजेस मुझे किसी के मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में आप लोग लिखें।
हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Foucault focus on which set of institutions in his study on crime, body, madness and sexuality? तो फूको ने कौन से इंस्टीट्यूशंस के सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया अपनी स्टडी ऑफ क्राइम में? तो बॉडी, मैडनेस और सेक्सुअलिटी के लिए उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है वो okay. किस इंस्टीट्यूशन को पे उन्होंने फोकस किया था? किनशिप, मार्केट रेस, प्रिजन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्यूरोक्रेसी, किनशिप और फैमिली, और हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से क्या? तो हमारा करेक्ट जो आंसर है इसके लिए वो है बी, यानी फुको ने जो इसमें जो फुको ने जो डिस्क्राइब किया था वो प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स जो है उस पे उन्होंने अपनी स्टडी जो थी इंस्टीट्यूशंस को यूज किया था अपनी स्टडी के लिए, टू फाइंड आउट द क्राइम, बॉडी, मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी के लिए। तो फुको ने इस पे इसको यूज किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, तो इसलिए जो आंसर होगा इसमें बी होगा। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, जस्ट मिनट, तो बी इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट has the highest concentration on tribal population in West Bengal? तो इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन पे, जो ज्यादा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल की? तो इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? पुरुलिया है, अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा जो आते हैं वो है आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल की पॉपुलेशन दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा है। पेपर आई थिंक इसमें मार्क नहीं कर पा रही हूं मैं, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मेट है वो जो है ये पिक्चर फॉर्म में है, तो इसको मार्क करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं एक बार इसको प्रिंट मोड में डाल के देखती हूँ कि अगर मैं इसको मार्क कर पाऊं। एक बार चेक कर लेती हूँ। एग्जैक्टली अब शायद हम लोग इसको मार्क कर पाए।
अब ये पेपर आई थिंक आप लोगों पे क्लियर होगा। आई थिंक अब ये क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फूको ने फोकस ऑन विच सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो फूको ने जिस इंस्टीट्यूशन पे वर्क किया था क्राइम, बॉडी ऑफ मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी के लिए, इट वाज किनशिप, मार्केट, रेस एंड और प्रिजन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्यूरोक्रेसी, किनशिप, फैमिली, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें पे जिसपे उन्होंने वर्क किया था वो था ब्यूरोक्रेसी, यानी द करेक्ट आंसर इज this one. The C is the correct answer. Bureaucracy, kinship and family पे। अरे sorry, this one not a correct answer. The correct answer is prison and hospital. Prison, hospital and school is the correct answer. उसके बाद है which one of the following district has the highest concentration tribal population in the West Bengal? तो इनमें जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, वो कंट्री है वो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, उसका नाम है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस है, जिसमें से पुरुलिया है, अलीपुरद्वार है, दक्षिण दिनाजपुर है और दार्जिलिंग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है दार्जिलिंग का। तो दार्जिलिंग जो है इसमें करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आया था, हु प्रोपाउंडेड द थर्ड वेव कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो प्रोपाउंड किया था थर्ड वेव कॉन्सेप्ट को किसने किया था? एलिन टॉफलर, मैनुअल कैसल्स, जेम्स मार्टिन एंड टॉम स्टोनियर। इनमें से कौन जो थे वो उन्होंने थर्ड वेव जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था? तो थर्ड क्वेश्चन था, हु प्रोपाउंडेड द थर्ड वेव कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इसमें जो है एलिन टॉफलर, मैनुअल कैसल्स, जेम्स मार्टिन और टॉम स्टोनियर, इनके ऑप्शंस आए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एलिन टॉफलर। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, थर्ड वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया था एलिन ने दिया था। एलिन टॉफलर ने। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट डज डिजिटल डिवाइड रेफर टू। जो डिजिटल डिवाइड है व्हाट डज रेफर टू? तो इनकम गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया, जो डिजिटली जो डिवाइड हुआ, क्या मतलब है इसका, क्या रेफर करता है? गल्फ बिटवीन दोज हु हैव एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ आईसीटीज, जो इंटरनेट जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, एंड इक्विटेबल डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल सोशल ग्रुप, और गैप बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का गैप, इनमें से विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसमें से आंसर नंबर बी, यानी गल्फ बिटवीन दोज हु हैव एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस द आईसीटी, इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, जिन लोग यूज एक्सेस नहीं कर पाते। तो which one of the following is considered Merton's methodological and institutional mandate? तो इनमें से किसको मर्टन की मेथोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल जो मैंडेट है उसको कंसीडर किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
4 ऑप्शंस है, कम्युनिज्म है, यूनिवर्सलिज्म है, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। जो लोग अपने क्वेश्चंस जिन्होंने जो करके आए हैं, एग्जाम्स दे के आए हैं, या जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए प्रिपरेशन है, या जो लोग करके आए हैं वो लोग अपना एग्जाम्स की जो ऐसे कीज तो आ गई हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, या यहाँ पे आप लोग चेक कर लो। उसके बाद है व्हेन वाज द फर्स्ट साइंस पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो साइंस पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कब फॉर्मुलेट हुई थी, किस सन में? 1956 में, या 1956 में, 2003 में, 1958 में, या 2019 में? फर्स्ट साइंस पॉलिसी, तो फर्स्ट साइंस पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, क्वेश्चन नंबर 6, first science policy it was formulated by government of India in 1958। 1958 में फॉर्मुलेट हुई थी फर्स्ट साइंस पॉलिसी। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Who among the following underlines the significance of public sphere in democracy for articulating need of the society in relation to the state? यानी इसमें से किसने अंडरलाइन किया जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक स्फीयर की डेमोक्रेसी में, जो जगह है आर्टिकुलेटिंग नीड ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू द स्टेट? तो जर्गन हैबरमास ने इसका इंट्रोड्यूस किया था, मैनुअल कैसल्स ने किया था, मैक्स वेबर ने किया था, या फिर एंथनी गिडेंस ने किया था? तो इसको किया था जर्गन हैबरमास ने बोला था सिग्निफिकेंस ऑफ जो पब्लिक स्फीयर है डेमोक्रेसी में फॉर आर्टिकुलेटिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पब्लिक स्फीयर को डेमोक्रेसी में जो सोसाइटी रिलेशन है इसको उसकी सिग्निफिकेंस को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर राइट टू डेवलपमेंट इज एन इनएलिनिएबल human right of the people that enable them to participate and enjoy। तो यूएन चार्टर जो है उनके हिसाब से जो डेवलपमेंट राइट है इन जो इनएलिनिएबल ह्यूमन राइट्स है जिनको कि हम अलग नहीं कर सकते ऑफ द पीपल that enable them to participate and enjoy। तो economic and social development, social and political development, economic and cultural development, economic, social, cultural and political development। तो विच वन इज द करेक्ट? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी इकोनॉमिक भी, सोशल राइट्स भी हैं, उसमें कल्चरल राइट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिकल राइट्स भी हैं जिनको अलग नहीं कर सकते हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच है? तो रूरल होमोजेनिटी, ये तो सही बात है, रूरल सोसाइटी में होमोजेनिटी होती है, अर्बन सोसाइटी में हिट्रोजेनिटी होती है, ये भी सही बात है। अब अर्बन क्लोजनेस एंड वी फीलिंग, ये बात जो है थोड़ी सी सोचने वाली है कि वी फीलिंग होती है कि नहीं। चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है फेस टू फेस रिलेशंस, तो रिलेशंस जो है फेस टू फेस रूरल एरियाज में डेफिनेटली होते हैं, तो इसमें से बचा क्या? ये, तो इसलिए दिस वन इज द करेक्ट। तो अर्बन जो है वहां पे क्लोजनेस और वी फीलिंग तो होती नहीं, डिफरेंसेस होते हैं, हिट्रोजेनिटी होती है, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। सेकुलरिज्म इन इंडिया डिनोट्स प्रमोटिंग मेजोरिटेरियन रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस जो मेजोरिटी में उनको प्रमोट करना, प्रोमोटिंग माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उनको प्रमोट करना, सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड गिविंग ऑल रिलीजियस ग्रुप इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अपहोल्ड देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। सारे रिलीजियस ग्रुप को ये राइट देना, ये अपॉर्चुनिटी देना अपने हिसाब से अपने रिलीजन बिलीफ्स को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इनमें से क्या करेक्ट है? तो डेफिनेटली आंसर डी इज करेक्ट। सबको प्रॉपर राइट होना चाहिए अपने धर्म को पालन करने के लिए उनका। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू मोरालिटी। मोरालिटी से रिलेटेड इनमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे इट्स which one it is a body of principle concerned with good or evils,
ये प्रिंसिपल जो अच्छाई और बुराई से रिलेटेड होती है। इट इज एक्सेप्टेड एट लार्ज इन कम्युनिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू कस्टम्स, फैशन एंड कन्वेंशन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू द मोरालिटी? मोरालिटी से जो रिलेटेड नहीं है वो क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न विद गुड्स एंड एविल, it is accepted at large in community, it is represented through customs, fashion, conventions, it is a universally applicable। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो ये है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जरूरी नहीं है कि जो मोरालिटी से रिलेटेड जो करेक्ट जो नहीं है इनमें से, क्योंकि जो मोरालिटी से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है एप्लीकेबल हो। उसके बाद है द बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड, दोज आर सपोज टू बी इनहैबिटिंग इन ट्रीज, प्लांट्स, लेक्स एंड रिवर। यानी ये ऐसा मानना, आत्माएं जो होती हैं यानी मरने के बाद दोज आर सपोज टू बी इनहैबिट हो जाती हैं किसमें? ट्रीज में जो आत्माएं होती हैं, प्लांट्स में, लेक्स में या फिर रिवर्स में। तो टू कम्युनिकेट विद मैन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? इसको अगर हम कहा जाए तो उसमें क्या कहते हैं? टोटेमिज्म, फेटिशिज्म, सुपरस्टिशन एंड एनिमिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टोटेमिज्म। तो इसमें जो है ऐसा मानना था कि जो आत्माएं हैं, जो मरने के बाद जो आत्माएं निकलती हैं वो जाके ट्रीज या प्लांट्स या लेक्स या रिवर्स में इनहेबिट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिवाइडेड द ग्रुप इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? किसने जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप, उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड किया था? डी मिलर ने, सी एच कोले ने, एफ टोनीज ने या जी सिमेल ने? इसमें से किसने डिवाइड किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिलर, क्योंकि मिलर ने डिवाइड किया था हॉरिजॉन्टल ग्रुप को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 14 है Who classified group into dyad and triad? तो हमारे जो प्लस मेंबर्स हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग इसके पहले ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार मैं करा चुकी हूं उन्हें, तो शायद उनको इसका आंसर पता हो। Who classified group into dyad and triad? तो पी जिसबर्ट, जी सिमेल, ए गिडेंस, के मार्क्स। तो किसने क्लासिफाई किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का करेक्ट आंसर है सिमेल ने, जी सिमेल ने। उसके बाद है 15 है हु प्रोपाउंडेड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम? किसने प्रोपाउंड किया था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को? लैटूर एंड कैलन ने, बिचकर एंड पिंच ने, कैसल्स एंड लियोन ने या वैजमैन एंड पिंच ने? इनमें से किसने किया था? तो बिचकर एंड पिंच ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रोपाउंड किया था, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट 16 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डी एन धनागरे? तो डी एन धनागरे जो है, क्वेश्चन नंबर 16, डी एन धनागरे इन्होंने कौन सी जो बुक है उसको नहीं लिखा? तो प्रोटेस्ट एंड चेंज, पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी एंड पॉपुलिज्म एंड पावर। इनमें से कौन सी बुक है जो नहीं लिखी गई? एन धनागरा ने उस बुक को नहीं लिखा। वो कौन सी बुक है जो उन्होंने नहीं लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा प्रोटेस्ट एंड चेंज। प्रोटेस्ट एंड चेंज जो है ये बुक डी एन धनागरे ने नहीं लिखी, बाकी ये बुक्स जो है सब उन्हीं की हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट ए विद लिस्ट 2। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलाओ। तो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स दिए हुए हैं। द हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स,
सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, तो के एम कपाडिया है, ए एम शाह है, आईपी देसाई है, विलियम जे गुडे हैं। कौन सी बुक किसकी है, ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से ए बी सी, इसके हिसाब से आपको ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं। थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि आपको नजर आए, आप क्लियर नजर आ रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हो द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। कैसे, जो ए है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली इन इंडिया, ये कनेक्टेड है आपके 2 से, यानी ए एम शाह ने लिखा है इसको, ए एम शाह ने। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया यानी बी, रिटन बाय के एम कपाडिया, इन्होंने लिखा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। उसके बाद है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, तो वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स जो है वो लिखा है विलियम जे गुडे ने। एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, रिटन बाय ए आई पी देसाई, ये है करेक्ट फॉर्म। उसके बाद है who among the following does not accept the village as a useful unit for sociology study, तो इनमें से किसने जो है विलेज को सोशियोलॉजी स्टडी के लिए यूजफुल यूनिट माना है, डज नॉट एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं माना है, तो एल ड्यूमेंट है, एफ जी बेली है, ए सी मेलर है, एम एन श्रीनिवास है। इनमें से कौन है वो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इनमें जो एक्सेप्ट नहीं किया, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेप्ट द विलेज एज ए यूजफुल यूनिट फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडी, तो एल ड्यूमेंट जो है इन्होंने नहीं माना है सोशियोलॉजी स्टडी के लिए इसको यूजफुल। उसके बाद है which one of the following articles of the Constitution of India specifies useful, इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कौन सा आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो स्पेसिफाई करता है शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस ऑफ ए सोशल ग्रुप, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को स्पेसिफाई करता है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 342, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 377। तो कौन सा आर्टिकल है इनमें से, तो इसमें से जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 342, करेक्ट आंसर है आर्टिकल 342, जो कि इंडिया में स्पेसिफाई करता है शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस ऑफ ए सोशल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं वो फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया जो है उसके राइटर कौन है, ए एम शाह, पॉलिव कोलिंडा, आई पी देसाई, इरावती कर्वे, इनमें से कौन है जिन्होंने ये बुक लिखी रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, पॉलिव कोलिंडा ने ये बुक लिखी थी। इसके बाद हम लोग आते हैं हु हैज रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 21, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, तो एल टी हॉबहाउस, जी पी मडरॉक, एफ एंजल्स, एल एच मॉर्गन, इनमें से किसने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट जो बुक है उसको लिखा, तो करेक्ट आंसर इसमें से होगा एफ एंजल्स, इन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ओरिजिनेट, जो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एज इनिशियली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो मतलब कि जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से डेवलप हुई, ये ओरिजिनेट कहां से ये कॉन्सेप्ट हुआ था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है एज इनिशियली डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इनमें से कहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये हुआ था इंट्रोड्यूस भूटान में।
तो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट जो ओरिजिनेट हुआ वो हुआ भूटान से। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज आइडेंटिफाइड 4 किनशिप जोन्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो स्कॉलर है वो आइडेंटिफाई हुआ 4 किनशिप जोन्स ऑफ इंडिया? के.एम. कपाडिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया किनशिप जोन्स ऑफ इंडिया। 4 किनशिप जोन्स जो है इंडिया में, उसको किसने आइडेंटिफाई किया? इरावती कर्वे, के.एम. कपाडिया, जी.एस. कुरियन एंड ए.एम. शाह। इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये इंट्रोड्यूस किया था इरावती कर्वे ने। Which one of the following statement is not correct on the theory of cultural link? तो theory of cultural link से related जो statement है इसमें से कौन सा statement जो है वो सही नहीं है? तो part of culture do not change of the same rate। तो जो part of culture है वो change नहीं होते same rate पे। Some part of culture changes मोर रैपिडली देन अदर्स, यानी कुछ पार्ट ऑफ जो कल्चर हैं वो जल्दी चेंज हो जाते हैं दूसरों के मुकाबले में। या रैपिड चेंज इज वन पार्ट ऑफ द कल्चर रिक्वायर्स एडजस्टमेंट विद अदर पार्ट्स। ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर आर इंडिपेंडेंट। सारे पार्ट्स ऑफ कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? कल्चरल लैग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो पार्ट्स ऑफ कल्चर डू नॉट चेंज ऑफ द सेम रेट, तो सारे पार्ट्स ऑफ कल्चर चेंज नहीं होते हैं, दिस वन इज करेक्ट। सम पार्ट्स ऑफ द कल्चर चेंजेस मोर रैपिडली देन अदर, तो कुछ पार्ट ऑफ कल्चर जो है वो तुरंत चेंज हो जाते हैं, कुछ जो है वो नहीं हो पाते, उसमें टाइम लगता है। तो रैपिड चेंज इज वन पार्ट ऑफ द कल्चर रिक्वायर्स एडजस्टमेंट विद अदर पार्ट्स, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसमें से जो बचता है स्टेटमेंट वो है ये ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर आर इंडिपेंडेंट। ये गलत है क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि जो सम पार्ट्स ऑफ कल्चर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मोर रैपिडली देन अदर्स। यानी जो 2 तरह के कल्चरल पार्ट बताए, एक मटेरियल कल्चर एक नॉन मटेरियल। तो मटेरियल कल्चर जो है वो जल्दी चेंज होने रैपिड चेंजेस होते हैं, जो नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं उनको चेंज होने में टाइम लगता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ये इसमें, क्योंकि ये जो है इसका हिस्सा नहीं है, करेक्ट वर्ड नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो हु हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के बीच में किसने डिस्टिंग्विश किया, किसने उसको डिफरेंसेस जो है उसके बताए हैं? तो E.A. वेस्टरमार्क ने, L.H. मॉर्गन ने, B. रेडक्लिफ ब्राउन ने और G. मड्रॉक ने। तो G.P. मड्रॉक ने, तो इसमें जो दोनों को डिफरेंशिएट किया था वो किया था G.P. मड्रॉक ने, डिस्टिंग्विश किया था दोनों के बीच में, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम गोत्रा कैन नॉट इंट्रा मैरिज। Individuals of same gotra can intermarry and individuals of gotra can marry consanguine kin और individuals of gotra can marry distant kin। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है इंडिविजुअल ऑफ सेम गोत्रा कैन नॉट इंट्रामैरी, अपनी ही जाति में गोत्र में शादी नहीं कर सकते, इंट्रामैरी नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी की जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, परमिटेड विडो मैरिज अमंग हिंदूज। शारदा एक्ट जो बना था 1929, इसका क्या मतलब था? शारदा एक्ट 1929 उसने परमिट किया था क्या? विडो एक्ट रीमैरिज, विडो रीमैरिजेस को, एबोलिश चाइल्ड मैरिज को एबोलिश किया था, परमिटेड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड परमिटेड इंटर कम्युनिटी मैरिज। इनमें से क्या करेक्ट है? तो इनमें से जो करेक्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 27 से जो करेक्ट है वो है बी, यानी एबोलिश्ड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को एबोलिश किया गया था शारदा एक्ट 1929 के अंदर में। उसके बाद है हिंदूज कंसीडर मैरिज एज ऑब्लिगेटरी। हिंदूज जो कंसीडर मैरिज है ऑब्लिगेटरी करी गई बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन सेक्सेस। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आउटसाइड मैरिज इज सिन
The birth of son is necessary for the discharge of obligation to the ancestors, and marriage is precondition for entering in गृहस्थ आश्रम. तो गृहस्थ आश्रम में जो जाने के लिए जो मैरिज थी वो प्री कंडीशन थी. बिना मैरिज के आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते. तो हिंदू जो कंसीडर की गई मैरिज को ऑब्लिगेटरी क्यों किया गया? क्योंकि आप जो है जो बर्थ ऑफ सन इज नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन टू द एंसेस्टर्स, जो है ये जरूरी है. उसके बाद है 29. पॉलीएंड्री में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, विच अमंग द फॉलोइंग इज दैट. पॉलीएंड्री को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, इनमें से कौन से हैं? लेविरेट एंड सोरोरेट, अडेल्फिक एंड नॉन अडेल्फिक, हाइपरगेमी एंड हाइपोगेमी, एंड क्रॉस कजिन एंड पैरेलल कजिन. तो इनमें से कौन सी जो है जो सिस्टम है जो पॉलीएंड्री के टू टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री है उसको डिस्क्राइब करते हैं. पॉलीएंड्री में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अडेल्फिक एंड नॉन अडेल्फिक जो ग्रुप हैं उनमें हम पॉलीएंड्री को डिस्क्राइब करते हैं. उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके लीडर्स हैं, उसको आपको बताना है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके लीडर्स हैं, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है. तो जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, सत्या साधक समाज, रामकृष्ण मिशन. तो इनमें से आपको बताना है कि इसके जो लीडर हैं वो कौन है. ज्योतिबा फूले किसके लीडर हैं? दयानंद सरस्वती, आत्मा राम पांडुरंग, गोपाल कृष्णा गोखले एंड स्वामी विवेकानंद. इसको मैच करो. क्वेश्चन नंबर 30 मैच. तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा बी, क्योंकि ए जो है यानी आर्य समाज उसके जो संस्थापक हैं यानी जो उसके लीडर हैं आर्य समाज के वो है दयानंद सरस्वती. और प्रार्थना समाज जो है यानी बी जो है उसके जो लीडर हैं वो हैं आत्मा राम पांडुरंग. एंड सत्या साधक समाज जो है, सत्या साधक समाज यानी इसके जो लीडर है वो है ज्योतिबा फूले. एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो लीडर हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद. और रामकृष्ण मिशन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले का है. सॉरी, रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद है उसके. एंड सर्वेंट्स ऑफ जो वो है इनका गोपाल कृष्ण गोखले का है. तो ये रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद का है. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वो है गोपाल कृष्ण गोखले. तो बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द असर्शन. असर्शन से जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए कि जो असर्शन ए है और असर्शन आर, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में हमें देखना है कि ए जो है वो करेक्ट डिफाइन करता है ए को या करेक्ट है या नहीं है. तो इन द पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पीरियड इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू कार्बन एमिशन हैज कंसिडरेबली इंक्रीज. तो जो पोस्ट इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन पीरियड है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन एमिशन में इंक्रीज हुआ है. तो इन लास्ट 3 डिकेड्स प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हैज डिक्लाइन. तो लास्ट जो 3 डिकेड्स में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो प्रोपोर्शन है इंडियन पीपल का वो डिक्लाइन हुआ है. तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट का जो है जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द रीजन फॉर द ए. तो ए भी सही है, इसमें आर भी सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही डेफिनेशन नहीं है. ए जो है वो आर की सही डेफिनेशन नहीं है.
उसके बाद हम लोग आते हैं फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द असर्शन ए रीजन आर। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। तो जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है पॉलिटिक्स का वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिकल कल्चर में। तो देयर इनकम डिस्पैरिटी हैज बीन वाइडेंड इन इंडिया इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो इनकी इनकम जो डिस्पैरिटी हुई वो इंक्रीज हुई है, बड़ी है इन इंडिया इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में। तो दोनों ही स्टेटमेंट में क्या सही है और क्या गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पर ए आर इज नॉट ए रीजन फॉर ए। तो आर जो है वो आर का रीजन नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सो आंसर बी इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। तेभागा मूवमेंट 1946 to 47 was influenced by the ideology of, किसकी आइडियोलॉजी से तेभागा जो मूवमेंट था वो हुआ था। तो जो आइडियोलॉजी किसकी लगी थी इसमें, मार्क्स की थी, एम के गांधी की थी, आर एम लोहिया थे इसके पीछे, या बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें तेभागा मूवमेंट जो था वो इट वाज द इन्फ्लुएंस बाय द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी के साथ ये तेभागा मूवमेंट हुआ था। उसके बाद है 34। Which state of India experienced anti-Brahmin movement in 1920? Anti-Brahmin movement बिहार, गुजरात, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें एंटी ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टेट है तमिलनाडु, जहां पे एंटी ब्राह्मण जो मूवमेंट था 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है Who among the following is the proponent of moral economy? इनमें से कौन है जो मोरल इकोनॉमी का प्रोपोनेंट है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ई.पी. थॉमसन एंड ई सेड, इनमें से कौन है मोरल इकोनॉमी का प्रोपोनेंट? तो मोरल इकोनॉमी का जो प्रोपोनेंट है वो है ई.पी. थॉमसन, जो है ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ मोरल इकोनॉमी। उसके बाद है द सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल ऑर्डर्स रिलेट टू द, किससे रिलेटेड है? जो सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल ऑर्डर्स हैं वो किससे रिलेटेड है? वो है ऑर्डर ऑफ मीन्स एंड एंड्स रेस्पेक्टिवली, ऑर्डर ऑफ एंड्स मीन्स रेस्पेक्टिवली, ऑर्डर ऑफ मीन्स ओनली और ऑर्डर्स ऑफ एंड्स ओनली। तो इनमें से सिविलाइजेशनल कल्चरल जो ऑर्डर्स हैं वो रिलेटेड हैं ऑर्डर्स ऑफ एंड्स एंड मीन्स रेस्पेक्टिवली, दोनों से ही रिलेटेड, एंड्स ऑफ एंड मीन्स से रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड कल्चर एज ए हैंडीवर्क ऑफ मैन एज द मीडियम थ्रू विच ही और शी अचीव हिज हर एम्स? तो जो कल्चर जो है वो हैंडीवर्क है मैन और वुमेन के लिए मीडियम अपने एम्स को अचीव करने के लिए। तो बी मेलिनोव्स्की, एफ बोआस, रेडक्लिफ ब्राउन एंड पार्सन्स, इसमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी मेलिनोव्स्की। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। Select the correct statement from the one given below. Construction of cultural identity is an integral part of collective mobilization, new social movement. तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। Construction of social identity is an integral part of old social movement. तो नया सोशल मूवमेंट्स का पार्ट है ये कल्चरल आइडेंटिटी जो है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी इट्स अ ओल्ड सोशल मूवमेंट। दोनों में से कौन से जो आंसर है वो सही है? तो आंसर 1 जो है इसमें से स्टेटमेंट 1 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल आइडेंटिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ ए न्यू सोशल मूवमेंट। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है, और ये जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वन? विलेज हैज मोर ज्वाइंट फैमिलीज, विलेज इज स्ट्रक्चरली heterogeneous, विलेज इज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड विलेज इज अ कम्युनिटी। तो इसमें विलेज हैज मोर ज्वाइंट फैमिलीज, ये भी स्टेटमेंट सही है।
और विलेज इज स्ट्रक्चरली हीट्रोजेनस, ये स्टेटमेंट नहीं सही है। और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ये सही है, और कम्युनिटी ये भी सही है। तो 39 का जो आंसर होगा स्ट्रक्चरली हीट्रोजेनस इज अ करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरली तो हीट्रोजेनस होती है, स्ट्रक्चरली जो है डिफरेंसेस होते हैं विलेज में, लेकिन विलेज इज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि विलेज जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। तो विलेज जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो दिस वन इज नॉट ए करेक्ट आंसर। विलेज जो है वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, इनमें से कौन जो है वो ग्राम पंचायत का फंक्शन नहीं है? तो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग, कौन से फंक्शन नहीं है ग्राम पंचायत के इनमें से? तो मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग, adjudication of justice on gender issues, levying and collection of local taxes, and execution of government schemes mean for local areas। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नहीं है क्वेश्चन नंबर 40 में? तो एडजुडिकेशन ऑफ जस्टिस ऑन जेंडर इश्यूज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, डील होती है उसमें, ग्राम पंचायत जो है इसके अंडर में नहीं आती है इनके फंक्शंस में से। उसके बाद है पैराडाइम रेफर्स टू, जो पैराडाइम है सेट ऑफ हाइपोथेसिस, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ अजम्पशन, अ सेट ऑफ थ्योरीज एंड मेथड। जो पैराडाइम होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो पैराडाइम जो रिलेटेड होता है वो होता है सेट ऑफ थ्योरीज एंड मेथड्स। तो जो अप्रोचेस हम यूज करते हैं, थ्योरीज हैं, मेथड्स को जिनको यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैराडाइम। तो पैराडाइम जो है वो सेट्स ऑफ अप्रोचेस एंड और या थ्योरीज एंड मेथड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पैराडाइम। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज कॉल्ड द फैमिली द प्राइमरी ग्रुप, किसने फैमिली को प्राइमरी ग्रुप कहा? मड्रॉक ने कहा, या फिर सी एच कूले ने कहा, सी लेवी स्ट्रॉस ने कहा, या एस एफ नेडल ने कहा? तो इनमें से किसने होम को वो फैमिली को प्राइमरी ग्रुप कह के इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी एच कूले। सी एच कूले ने फैमिली को प्राइमरी ग्रुप कहा। इसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय इमाइल दुर्खीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इमाइल दुर्खीम की जो किताबें लिखी हुई हैं उसको एक ऑर्डर में लगाइए, पहले से बाद की तरफ की कौन सी सबसे पहले आई उसके बाद कौन सी आई। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। तो इनमें से कौन सी किताब सबसे पहले आई है, कौन सी उसके बाद आई है, कौन सी उसके बाद आई, इस तरीके से करके लगाइए। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है बी, यानी जो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है उसमें जो है, और सुसाइड और डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, इसमें जो सबसे पहले आई है वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसके बाद आई है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आई है सुसाइड, और नंबर 4 पे आई है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। चारों किताबें हैं। Which one of the following represent the largest tribal group in वेस्ट बंगाल? तो इनमें से कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप को? वेस्ट बंगाल में रिप्रेजेंट कौन सा करता है? तो संताल जो है इसमें से लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वेस्ट बंगाल का। तो नंबर 45 पे आ गया, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। 2016 का जो एक्ट आया था, स्टिपुलेटेड रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू एक्सटेंड ऑफ 2%, 3%, 4% एंड 5%। क्या एक्सटेंशन आया था उसमें, क्या बढ़ाया गया था, ये बताइए इसमें। तो जो 4% इसको किया गया है, डिसेबल्ड पर्सन को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो होगा 4% 2016 एक्ट के हिसाब से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू वेबर इंडिया इज लैग बिहाइंड इट
fostering rational capitalism because of Hindu adherence the doctrine of karma, dharma and sansar, cultural diversity, persisting economic inequality, persisting gender and regional inequalities. तो according to Weber, इंडिया जो है वो is lagged behind in fostering rational capitalism because of, किस वजह से जो है लैग करती है इंडिया, जो है पीछे है वो fostering rational capitalism में, क्योंकि यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है या हिंदू एडहेरेंस है डॉक्ट्रिन जो कर्मा धर्म और संसार पे डिपेंड करती है, या परसिस्टिंग जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, या परसिस्टिंग जेंडर एंड रीजनल इनइक्वालिटीज हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड कल्चर एज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, beliefs, arts, moral, law, custom and any other capabilities that and habits acquired by man as member of society। तो जो भी cultural norms, knowledge, beliefs जो है या morals हैं, art हैं, जिनको हम एक society का हिस्सा होते हुए join करते हैं, उनको हम culture कहते हैं। मेलिनोस्की ने, टाइलर ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने या मर्टन ने, इनमें से किसने इसको डिफाइन किया था? तो इसको डिफाइन किया था ई.बी. टाइलर ने। उनके हिसाब से जो कल्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, होल विद द इंक्लूड्स ऑफ नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मोरल्स, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे कस्टम हैं और अदर कैपेबिलिटीज, हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे कल्चर हैं, जिनको हम अपनी सोसाइटी में रह के एक्वायर करते हैं। ब्रिंग आउट द फीचर्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स अर्बन सोशल रिलेशन के जो फीचर्स हैं जो बताते हैं उसको आप एक साथ लाइए। इनमें से कौन सा? फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इम्पर्सनैलिटी और इनफॉर्मेलिटी, सुपरफिशियलिटी। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? 48 नंबर। तो 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट इम्पर्सनैलिटी एंड 4 is correct, superficiality is correct। bring out the features characteristics of urban societies की जो features हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, who is associated with the orientalism और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट? कौन रिलेटेड है ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट से? पायर बॉर्डियू, एडवर्ड सेड, गजिन हैबरमास एंड क्लिफोर्ड ग्रीट्स। इनमें से कौन रिलेटेड है ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट से? कौन रिलेटेड है? तो इनमें से रिलेटेड है एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड इज अ करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड सेड। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 100 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 2, तो इसका मतलब 200 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। टोटल मार्क्स आते हैं 200। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जहां हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला इन्होंने। तो राजवांसी मूवमेंट, जो राजवांसी मूवमेंट है एज स्पेयरहेड बाय पंचम रॉय बर्मन, जो पंचम रॉय बर्मन है उन्होंने, पंचानन रॉय बर्मन, एम टू सिक्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द राजवांसी पीपुल? किसको सिक्योर करने की उन्होंने राजवांसी पीपुल में कोशिश किया था? तो इनमें से किसको उन्होंने सिक्योर करने की कोशिश की थी? तो द करेक्ट आंसर है इसमें वो है क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्षत्रिय, यानी राजपूत स्टेटस को सिक्योर करने के लिए ये जो इंट्रोड्यूस किया था, स्पेयर हेडेड बाय द मूवमेंट जो था, राजवांसी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था। 51 द चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग ऑफ सेम सेक्स आर कॉल्ड? जो चिल्ड्रन होते हैं जो ऑफ सिबलिंग्स जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं सेम सेक्स, आर कॉल्ड क्रॉस कजिन्स, पैरेलल कजिन्स, अफाइंस एंड कॉग्नेट्स। इनमें से
क्या कहे जाते हैं? तो इनमें से कहा जाता है इसको पैरेलल कजिन, दे कॉल्ड पैरेलल कजिन। उसके बाद है 52 स्टेम फैमिली स्टैंड। जो स्टेम फैमिली होती है वो स्टैंड फॉर जॉइंट फैमिली, स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली, स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली और फैमिली ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस। स्टेम फैमिली किसको कहते हैं? तो स्टेम फैमिली जो कहलाती है वो कहलाती है जॉइंट फैमिली, यानी स्टेम से जो फैमिली होती है वो होती है जॉइंट फैमिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए। 53 तो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम assertion A and reason R। तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। जो परफॉर्मेंस हुई है इंडियन स्पोर्ट्समैन की, जो इम्प्रूव हुई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, या इंडिया नाउ एक्सपीरियंसेस हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूथ इन इट्स पॉपुलेशन कंपोजिशन। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है? तो इनमें जो करेक्ट वन है वो है बी, यानी बोथ ए और आर करेक्ट बट आर इज नॉट ए रीजन फॉर ए। ये रीजन नहीं है आर का, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द assertion ए। तो इंडिया एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। इंडिया एक्सपीरियंस करता है ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन रूरल से अर्बन की तरफ। तो लैंड मैन रेशियो हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इन रूरल इंडिया इज रिसेंट डिकेड्स। तो जो लैंड मैन रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया, उसमें जो इंडिया में। तो वो इस दोनों ही स्टेटमेंट को चेक करो। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो स्टेटमेंट ए, इंडिया एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो रूरल अर्बन जो माइग्रेशन बढ़ा है और जो लैंड मैन रेशियो है वो कम हुआ है इंडिया में। तो इसको रीजन दोनों ही करेक्ट है या एक करेक्ट है इसमें से? तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन और रीजन फॉर ए। तो ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। ए को डिफाइन करता है, आर का रीजन ए है। उसके बाद है इरावती कर्वेस एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशल रिलेशन बेस्ड ऑन इंडोलॉजिकल अप्रोच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो इरावती कर्वे का जो एनालिसिस था इंडियन सोशल रिलेशन पे वो इन्फ्लुएंस था एम एन श्रीनिवास से, आई.पी. देसाई से, जी.एस. घुरिये से या पैट्रिक गेडस से। इनमें से किससे इन्फ्लुएंस था? तो शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जी.एस. घुरिये। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय एम एन श्रीनिवास ने कौन सी किताब नहीं लिखी थी? इनमें से कौन सी किताब जो थी वो एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखी थी? इंडियन विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेम्बर्ड विलेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। तो इनमें से कौन सी किताब थी जो कि एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखी थी? तो इंडियन विलेज जो है इनमें से एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखी थी, ये बाकी सारी किताबें जो है वो एम एन श्रीनिवास की हैं। तो करेक्ट आंसर है इंडियन विलेज। उसके बाद आता है 57 बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन क्वेस्ट फॉर सोशल चेंज, सोशल इक्वालिटी, सोशल एम्पावरमेंट और सोशल इंक्लूजन। तो उन्होंने किस वजह से जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल इक्वालिटी के लिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। उसके बाद है 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ न्यू लिबरलिज्म। जो है न्यू लिबरलिज्म का एलिमेंट नहीं है। तो मार्केट फंडामेंटलिज्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस एंड एनहेंसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर है इसमें से एलिमेंट ऑफ न्यू लिबरलिज्म नहीं, एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, ये न्यू लिबरलिज्म का एलिमेंट नहीं है। अब कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग, उनके साथ सोशियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग को देखना है कौन सा सोशियोलॉजिस्ट जो है किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सोशल इकोनॉमिक्स है, कल्चरल कैपिटल है, एम्बेडेडनेस है और सोशल इंटीग्रेशन है। तो इमाइल दुर्खीम है, मार्क ग्रैन ओवेटर, मैक्स वेबर
एंड पायरी बॉड्यू। तो इनमें से कौन किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो हमारा जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी जो सोशल इकोनॉमिक्स है वो है मैक्स वेबर का, कल्चरल कैपिटल है वो है पायरी बॉड्यू का, उसके बाद एम्बेडेडनेस ये है इंट्रोड्यूस किया इसको इमाइल मार्क ग्रैंडवेटर ने, और सोशल इंटीग्रेशन जो था वो है माइल दुर्खीम का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 60. Who was the following is not associated with the theories of consumption? Theories of consumption से कौन इनमें से related नहीं है? जीन बॉड्रियाल्ड, थॉर्स्टीन वेबलन, पायरी बॉड्यू, कार्ल पोलैनी, इनमें से कौन नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है कार्ल पोलैनी, ये एसोसिएटेड नहीं है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. Who has related the function of social institution to the biological needs and purposes? Social institution to the biological needs and purposes. तो कार्ल सॉन्डर्स, R.G. कॉलिनवुड, B. मेलिनोस्की एंड E. दुर्खीम, इनमें से कौन जो है रिलेटेड है सोशल इंस्टीट्यूशन टू द बायोलॉजिकल नीड्स एंड पर्पस से? इस फंक्शन से रिलेटेड कौन है? तो करेक्ट है आंसर इसमें से जो है वो है सी, यानी बी मेलिनोस्की। उसके बाद लिस्ट है सोशियोलॉजिस्ट हैं और विलेज जहां पे उन्होंने अपनी स्टडीज की हैं, कौन कौन से विलेज किसमें जहां स्टडीज हुई हैं डिफरेंट। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि जो है M.N. श्रीनिवास, ए बेतेई और S.C. दुबे, मैकिम मैरियट, और इसमें देखो शामीरपेट, रामपुरा, किशनगढ़ी, और उसके बाद है श्रीपुरम। तो कौन सा किसका है? एक मिनट। इनमें से कौन सा है? M.N. श्रीनिवास है, शामीरपेट है, रामपुरा, किशनगढ़ी किसका है? तो इनमें से जल्दी बताइए इसमें से कौन हो सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 62। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, यानी M.N. श्रीनिवास जो है वो है किशनगढ़ी, M.N. श्रीनिवास का। ए बेतेई जो है उनका जो प्लेस है वो है शामीरपेट। उसके बाद S.C. दुबे, सी जो है उसका है श्रीपुरम, और मैकिम मैरियट का है डी का बचा रामपुरा, रामपुरा, रामपुरा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल, अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल, तो मैनुअल कैसल जो है उन्होंने द सोसाइटी हैज emerged out of interpretation of telecommunication and internet technology। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल ने डिफाइन किया कि जो सोशल जो emerged out of जो सोसाइटी डेट हैज emerged, तो जो एमर्ज हुई है आउट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो उसमें जो एसेंशियली क्या है, फ्यूडलिस्टिक इन नेचर, सोशलिस्टिक इन नेचर है जो, या कम्युनिटेरियन इन नेचर, तो डिजिटल कैपिटलिस्ट इन नेचर। तो जो सोसाइटी एमर्ज हुई है इंटर पेनिट्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, वो उसको क्या कहेंगे हम, फ्यूडलिस्टिक इन नेचर होती है, उसकी एसेंशियली सोशलिस्ट इन नेचर होती है, या कम्युनिटेरियन इन नेचर है, या डिजिटल कैपिटलिस्ट इन नेचर। तो मैनुअल कैसल ने इसको क्या डिस्क्राइब किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका डेफिनेटली, जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिजिटल कैपिटलिस्ट इन नेचर।
उसके बाद है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु हैज आर्ग्यूड दैट द सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द रोल सेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो सोर्सेज है कॉन्फ्लिक्ट्स के वो रोल सेट है स्ट्रक्चरल के। तो टी पार्सन्स ने, आर के मर्टन ने, एस एफ मैनुएल ने या सी लेवाइस ने, इनमें से किसने इसको डिस्क्राइब किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर के मर्टन। आर के मर्टन ने इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है मेथड इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। इनमें से कौन सा टाइप है स्नो जो बॉल सैम्पलिंग है उसका टाइप क्या होता है? तो स्नोबॉल जो सैम्पलिंग होती है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। उसके बाद मैच लिस्ट वन विच लिस्ट विद लिस्ट टू। तो मेथड्स हैं और उनके सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको कि हमें बताना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी पॉजिटिविज्म, मैक्स वेबर हैं, अगस्कॉम्ट हैं, मेलिनोव्स्की हैं और दुर्खीम हैं। तो इनमें से कौन सा किसने किया है ये हमको डिस्क्राइब करना है। तो ये आप देख लो यहाँ पे, हाँ। तो इनमें से किसने कौन सा जो मेथड है वो बताया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो मेलिनोव्स्की ने डिस्क्राइब किया उसको। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्क्राइब किया है दुर्खीम ने, और ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको डिस्क्राइब किया है वेबर ने, और पॉजिटिविज्म जो है डिस्क्राइब बाय अगस्कॉम्ट। तो आंसर सी इज करेक्ट। 67 पे आते हैं, हु हैज यूज्ड द टर्म हर्मीन्यूटिक्स टू रेफर द मेथड ऑफ कल्चरल साइंस। कल्चरल साइंस के मेथड को रेफर करने के लिए टर्म हर्मीन्यूटिक्स किसने यूज किया था? हैबरमास ने, डब्ल्यू डेल्टी ने, एम वेबर ने या सी डब्ल्यू मिल्स ने। इनमें से किसने यूज किया था? तो टर्म जो यूज हुआ था ये हुआ था डब्ल्यू डेल्टी ने यूज किया था इस टर्म को। 68, who has defined kinship as a system of dynamic relationship between individual in a community। तो जो kinship को dynamic relationship के सिस्टम की तरह से किसने डिफाइन किया था? एल एच मॉर्गन ने, टाइलर ने, जीबी मर्डॉक ने, ए आर रेटक्लिफ ब्राउन ने। तो इनमें से किसने किनशिप को डिफाइन किया था? एक डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल इन द कंपनी, तो इसको डिफाइन किया था ए आर रेटक्लिफ ब्राउन ने। तो करेक्ट आंसर है ए आर रेटक्लिफ ब्राउन। 69 नंबर है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स ओनली बट सॉ इट एज मल्टी डायमेंशनल। तो किसने जो है जो स्ट्रेटिफिकेशन को मल्टी डायमेंशनल एक्सेप्ट किया था और इनकार किया था कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेटिफिकेशन के लिए? तो किंग्सले डेविस हैं, कार्ल मार्क्स हैं, टैलकॉट पार्सन्स हैं। तो इनमें से किसने डिस्क्राइब किया था? और मैक्स वेबर हैं। तो करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। उन्होंने डिफाइन किया था कि सिर्फ इकोनॉमिक जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल कई फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु हैज स्टेटेड दैट सोशियोलॉजी एज अ साइंस विद मोस्ट मेथड्स एंड फ्यूएस्ट रिजल्ट। तो किसने ये कहा था कि सोशियोलॉजी जो है वो जिसमें मोस्ट मेथड्स यूज होते हैं लेकिन रिजल्ट जो होता है वो फ्यूएस्ट होता है? तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो हेनरी पॉइंटकेयर, मैक्स वेबर, डब्ल्यू बी डाल्थी एंड इवान प्रिट्चार्ड। इनमें से किसने ये डिफाइन किया था? तो ये डिफाइन किया था हेनरी पॉइंटकेयर ने कि सोशियोलॉजी जो है एज ए साइंस विद मोस्ट मेथड्स एंड फ्यूएस्ट रिजल्ट। तो इनका नाम है हेनरी पॉइंटकेयर। क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज सेड Who is said to be the major architect of social phenomenology? को मेजर आर्किटेक्ट किसको कहा गया था? ई होस्राल को, जी एफ हेगल को, ए शूल्स को या ए शुम्पीटर को? जे शुम्पीटर को इसमें से किसको कहा गया था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है शूल्स को। तो ए शूल्स को कहा गया था सोशल फेनोमेनोलॉजी का मेजर आर्किटेक्ट ऑफ सोशल फेनोमेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72,
Who has systemized distinction between ideology and utopia? किसने जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है उसको सिस्टमाइज किया था, सिस्टमाटाइज किया था किसने? काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स जो है, यानी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया एज ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम, किसने इसको सिस्टमाइज किया था? लेवी स्ट्रॉस ने, जीएस मीड ने, कार्ल माहिम ने या अल्फ्रेड शूल्स ने? इनमें से किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका कार्ल माहिम। Who has written the book Structural Anthropology? किसने किताब लिखी थी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी? जो किताब है वो किसने लिखी थी? सी लेवी स्ट्रॉस ने, ए आर रेटक्लिफ ब्राउन ने, मेलिनोस्की ने या फिर ईबी टायलर ने? इसमें से किसने किताब लिखी थी जिसका कि नाम था स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी? तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो थी वो लिखी थी सी लेवी स्ट्रॉस ने। तो स्ट्रक्चरल जो थी एंथ्रोपोलॉजी लिखी थी सी लेवी स्ट्रॉस ने। इन द ग्राम पंचायत वुमेन रिजर्वेशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ। जो ग्राम पंचायत है उसमें विमेन रिजर्वेशन कितना होता है? आधा होता है, 2/3 है या 1/3 है या 1/4 है? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 1/3। तो विमेन रिजर्वेशन ग्राम पंचायत में 1/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 75, हु हैज टर्म्ड दिस अप्रोच दैट सोशल बिहेवियरिज्म इज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म? किसने जो है सोशल बिहेवियरिज्म को अप्रोच को डिस्टिंग्विश किया साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म से? जीएच मीड ने, मार्गरेट मीड ने, कार्ल माहिम ने, हैरोल्ड गार्फिंकेल ने? तो इनमें से किसने किया था? तो जीएच मीड ने इसको अप्रोच को सोशल बिहेवियरिज्म डिस्टिंग्विश किया था इट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म से। 76, who from among the following has viewed that social action has clearly involving intervention of thought processes? तो सोशल जो एक्शन है वो इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज अ इंटरवेंशन ऑफ थॉट प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो विल ब्रेडो पेरेटो, टैलकॉट पार्सन्स हैं, मैक्स वेबर हैं, सी लेवी स्ट्रॉस हैं? तो इनमें से किसने देखा था? तो 76 जो है क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैक्स वेबर ने। उसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 77, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसके सोशियोलॉजिस्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं उसके सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमें उनको डिफाइन करना है। तो सरप्लस वैल्यू है, सोशल फैक्ट है, वर्स्टेहन है, लेटेंट फंक्शन है। अब हमें डिफाइन करना है कि सरप्लस वैल्यू किसका है, और जो इसको यहां से देखो ताकि करेक्ट दिखाई दे, यहाँ पे पॉइंट कम कर दिया जाए। सरप्लस वैल्यू है, सोशल फैक्ट है, वर्स्टेन है, लेटेंट फंक्शन है, ये कौन सा किसका है? तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अब हम लोग देखेंगे कैसे, क्योंकि जो सरप्लस वैल्यू है वो कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया, सोशल फैक्ट जो है वो एमाइल दुर्खीम का है, वर्स्टेहन जो है वो वेबर का है, और लेटेंट फंक्शन जो है वो मर्टन का है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 78, द बुक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सेल्फ प्रेजेंटेशन इन एवरीडे लाइफ जो है ये बुक किसने लिखी? अर्विंग गॉफमैन ने, शूल्स ने, गार्फिंकेल ने या गिडेंस ने? इसमें से किसने इस बुक को इंट्रोड्यूस किया? तो करेक्ट आंसर है अर्विंग गॉफमैन ने, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद है हु प्रोपाउंडेड द टर्म पब्लिक सोशियोलॉजी, किसने ये टर्म पब्लिक सोशियोलॉजी जो है इसको प्रोपाउंड किया? तो एंथनी गिडेंस है, माइकल फुको है, और माइकल बुरावी है या फिर लुइस एल्थ्यूजर है? इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका
सी ब्रावी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, हु हैज कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट टू द कल्चर एज ए होल। किसने कंसीडर किया कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट का कल्चर में एज ए होल? तो किसका कंट्रीब्यूशन था? ए आर रटक्लिफ ब्राउन है, ई बी टायलर है, बी मेलिनोस्की, सी लेवी स्ट्रॉस। इनमें से कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट्स कल्चर एज ए होल, हर एलिमेंट जो है मिला के एक कल्चर बनाता है, ये किसका मानना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी मेलिनोस्की। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, हु हैज कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। फंक्शनल अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो किसने कॉइन किया इन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी के अंदर में? तो कॉम्प ने, स्पेंसर ने, कैलकॉट पार्सन्स ने, रॉबर्ट किंग मर्टन ने, उसने इनमें से किसने डिस्क्राइब किया? तो रॉबर्ट के मर्टन, किंग मर्टन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 81। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु इज सेड टू बी द प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इनमें से किसको प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है? टी पार्सन्स को कहा जाता है, एस एफ नेडल को कहा जाता है, सी लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है, या एल्फ्रेड शूल्स को कहा जाता है? तो इनमें से जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का जो प्रिंसिपल एक्सपोनेंट है किसको कहा जाता है? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी लेवी स्ट्रॉस, जो है इनको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद हम लोग आते हैं 83 पे, who has used participant observation method in the study of tribe which overturned by the evolutionary approach। तो किसने यूज किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ट्राइब्स को करने के लिए? ए आर रटक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, जेम्स जी फ्रेजर, डब्ल्यू एफ वाइटी। इनमें से किसने यूज किया था? तो करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज किया था मेलिनोस्की ने यूज किया था, तो करेक्ट आंसर है हमारा मेलिनोस्की। उसके बाद है 84, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु आर सेड टू हैव यूज हिस्टोरिकल मेथड्स इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी बट इन टू डिफरेंट वेज। तो हिस्टोरिकल मेथड्स को किसने दो अलग अलग वेज में यूज किया था? कार्ल मार्क्स, माइल दुर्खीम, कैलकॉट पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो इनमें से कौन है जिन्होंने, कौन कौन है जिन्होंने यूज किया था? 1 and 2 1 and 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, या 3 4 करेक्ट, या 4 and 1 इज करेक्ट। तो इनमें से जो यूज किया था वो किया था मैक्स वेबर ने यूज किया था और कार्ल मार्क्स ने यूज किया था हिस्टोरिकल मेथड्स को। तो करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following statement is true about statistical test? के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है? तो टी टेस्ट इज एप्लीकेबल to only qualitative variables. T-test is applicable both qualitative and quantitative variables. तो X2 यानी chi square test is applicable only to quantitative variables and X2 यानी chi square test is applicable to both qualitative and quantitative variables. तो इसमें से जो statement है वो कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट है वो जो chi square टेस्ट है वो दोनों पे एप्लीकेबल होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट को हम दोनों ही कर सकते हैं इससे, तो इसलिए जो एप्लीकेबल आंसर है वो होगा डी। Question number 86. If data has been presented in form of an open-ended table, then which of the following statistical measures can be calculated? तो जब डेटा जो होगा वो टेबल एज एन ओपन-एंडेड टेबल की तरह से होगा, डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, तो which of the following statistical measures can be calculated? Both mean and median, both median and mode, both mode and mean, and both mode and geometric mean. इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है मीन एंड मोड। तो मीन एंड मोड जो है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
Who was the first president of Indian Science Congress Association? Indian Science Congress Association का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? सीवी रमन, WB बैनरमैन, गिलबर्ट गिब्सबॉर्न एंड आशुतोष मुखर्जी। इनमें से कौन जो है वो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा है? तो करेक्ट आंसर है आशुतोष मुखर्जी। Question number 88. It is legitimate power attached to the occupation of a particular social role within an organization. Find out the appropriate term for the above definition from the following option. तो it is legitimate power अटैच टू द ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल रोल। पर्टिकुलर जो सोशल रोल होते हैं उन ऑक्यूपेशन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट टर्म है उनमें से आपको कौन से लग रहे हैं कि वो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है? तो डोमिनेशन, प्रिविलेज, अथॉरिटी एंड पावर। तो इट इज लेजिटिमेट पावर अटैच टू, जिसके साथ पावर जुड़ी होती है ऑक्यूपेशन ऑफ पर्टिकुलर सोशल रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डोमिनेशन है, इसमें प्रिविलेज है, अथॉरिटी है और पावर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। तो पावर के साथ साथ जिसमें भी अथॉरिटी भी होती है, तो करेक्ट आंसर है सी। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, नंबर 1, मेजरमेंट प्रोसीजर्स मस्ट बी बोथ रिलायबल एंड वैलिड। दोनों ही होना चाहिए। गुड मेजर्स आर दोज दैट आर रिलायबल एंड आर अनलाइकली टू बी अनस्टेबल। तो जो गुड मेजर्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं एंड अनलाइकली टू बी अनस्टेबल होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है और क्या गलत है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें जो स्टेटमेंट है बोथ ए एंड आर दोनों ही करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोल्यूशन एक्ट वाज पास? बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर जो सिस्टम था वो कब एबॉलिश हुआ? एबोल्यूशन एक्ट उसका कब पास हुआ? ये पास हुआ है 1972 में, 1976 में, 1980 में या 1985 में? तो ये पास हुआ 1976 में। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। तो बंधुआ मजदूर यानी जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है एबोल्यूशन एक्ट जो पास हुआ था वो पास हुआ 1976 में। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन पैटर्न ऑफ सोसाइटी और सिटी ग्रोथ। जो कॉन्सेंट्रिक जोन पैटर्न ऑफ सिटी ग्रोथ वाज प्रोपाउंड बाय, किसने प्रोपाउंड किया था? मैक्स वेबर ने, होमर वाइटी ने, बर्जेस ने या फिर जिन्सबर्ग ने? इसमें से किसने इसको प्रोपाउंड किया था? तो करेक्ट आंसर है बर्जेस। नेक्स्ट, which among the following factors do influence the social organization of village? Caste system, its closeness to town, the existence of good mean of communication and transport. तो which among the following factors do influence the social organization of village? तो social organization जो village का है उसको इनमें से कौन से factor हैं या factors हैं जो कि influence करते हैं? तो the caste system है, closeness to town, the existence of good means of communication and transport. तो आई थिंक जो इनमें से जो कोड्स दिख रहे हैं इनमें से जो गांव के लिए जो करेक्ट है, विलेज के लिए जो करेक्ट आ रहा है वो है ए, यानी तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज को। कास्ट सिस्टम, क्लोजनेस टू टाउन्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। So who among the following scholars has critically examined the issue of capitalist development in Indian agriculture? में जो capitalist development हुआ था उस किस स्कॉलर ने उसको critically examine किया? बी पी बारधान ने, एंट्रे बेतेई ने या फिर यू पटनायक ने या बी भारद्वाज ने? इनमें से किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है यू पटनायक। पटनायक ने किया था।
उसके बाद है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसके डेफिनेशन दी हुई है, हम लोग को देखना है कौन से कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा वरना स्क्रीन हमें दिखेगा नहीं। तो अर्बन डेवलपमेंट है और गेटेड कम्युनिटी है, एथनिक एनक्लेव है, मिडिल क्लास है। अब हम देखेंगे कौन सा किससे रिलेटेड है। इट इज एन एरिया विद हाई कंसंट्रेशन कल्चरल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। Citizens attempt to achieve some control over their social fabric of city and the local political process। और उसके बाद है इट इज ए mailing group of the people in India and other countries और with where safety and security are the main concern to many people। तो मिडिल क्लास, एथनिक इनक्लेव और गेटेड कम्युनिटी और अर्बन मूवमेंट, इनमें से क्या है। तो कोड्स इन्होंने दिए हुए हैं ABCD, यहाँ कोड्स हैं। अब हम जानेंगे कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसमें से B, यानी कि जो A है वो रिलेटेड है 2 से। तो सिटीजन्स जो है, अर्बन मूवमेंट जो है, सिटीजन्स अटेम्प्ट टू अचीव सम कंट्रोल ओवर द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटी एंड द लोकल पॉलिटिकल प्रोसेस पे जो पाना चाहते हैं तो उसको कहेंगे अर्बन मूवमेंट। अब गेटेड जो कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी यानी इसका है वेयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेट आर द मेन कंसर्न टू द मैनी पीपल। ये हो गया गेटेड कम्युनिटी। एथनिक एनक्लेव जो है, एथनिक एनक्लेव है ये रिलेटेड, यहाँ इट इज एन एरिया विद हाई कॉन्सेंट्रेशन कल्चरल आइडेंटिटी जहां पे होती है इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मिडिल क्लास जो है, इसकी डेफिनेशन है मिडिल क्लास की है ये इट इज ए मैलाइन जो है ग्रुप ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो वो है मिडिल क्लास। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग टर्म्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है, इनको हमें मैच करना है। अब रेस को देखेंगे, माइनॉरिटीज हैं, सर्विस वर्कर्स हैं और सोशल क्लास। तो पहले हम रेस का देखते हैं, इनमें से रेस जो है उसका क्या हो सकता है। तो इनमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABC, विच वन इज करेक्ट हम पहले देखेंगे कि जो करेक्ट है वो क्या है। तो रेस का जो है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो देयर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड डिलीवरिंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल टास्क। इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम और अ ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय विजिबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विजिबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रेस के होते हैं, तो करेक्ट आंसर ये है। अब माइनॉरिटीज जो होते हैं उनके लिए हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज मतलब देयर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिलीवरिंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल टास्क। इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, जो है इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ गया, of production and distribution and as a way of emphasizing numerical differentials। तो numerical differentials जो है वो ये हो गए माइनॉरिटीज। उसके बाद है सर्विस वर्कर्स। तो सर्विस वर्कर्स जो है यहाँ देखते हैं देयर एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड द डिलीवरिंग पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल टास्क। तो ये हो गया सर्विस वर्कर। और सोशल क्लास जो है, सोशल क्लास जो है वो है इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया हमारा सोशल क्लास। इसके बाद हम लोग आते हैं, जो करेक्ट आंसर हुआ इसमें वो हुआ C, करेक्ट आंसर C हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल हु आर एबल टू प्रोड्यूस वर्क that appeals to a minority who can appreciate work of this caliber। इस तरह की जो वर्क है उसको कौन अप्रिशिएट कर सकता है। तो which one of the following term explain the above। the product of great individuals who are able to produce work to appeals to a minority, जो माइनॉरिटी के लिए होते हैं हु कैन अप्रिशिएट वर्क फॉर दिस कैलिबर। तो मास कल्चर, हाई कल्चर, फोक कल्चर या फिर पॉपुलर कल्चर, तो इनमें से कौन जो है उसको अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये है हाई कल्चर।
इस जो वर्ड है, तो टर्म है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है उसको अप्रिशिएट करता है, दैट इज हाई कल्चर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप और नरसिम्हन कमिटी, उसके बाद है लगदावाला एक्सपर्ट ग्रुप एंड रंगराजन कम्युनिटी। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो एसोसिएटेड नहीं है पॉवर्टी इन इंडिया से, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया से एसोसिएटेड नहीं है? तो इनमें से जो एसोसिएटेड नहीं है वो नरसिम्हम कमिटी जो है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सारे जो है वो पॉवर्टी इंडिया मेजरमेंट से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? जो गांधीयन मॉडल है डेवलपमेंट का, उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? एम्फेसिस ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर, सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, competitiveness and all around the individual development, या decentralization of function and powers with each village acting as self-regulating and self-sufficient unit of development। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से? तो इनमें जो रिलेटेड है गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से वो है ए, यानी एम्फेसिस ऑन कॉटन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर, और इसमें से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड पावर्स विद ईच विलेज एक्टिंग एज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो इनमें जो स्टेटमेंट ए और डी जो है वो करेक्ट है। Who among the following created typology of gift giving relations in different society? Typology of gift giving relation, Marshall Salins, T. Kaplan, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski। इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया टाइपोलॉजी ऑफ गिफ्ट गिविंग रिलेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज को? क्वेश्चन नंबर 99, तो मार्शल सैलिन्स ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आज का आखिरी सवाल, मैच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स और उनके लीडर्स जो है कौन कौन है, इसको मैच कीजिए। बिश्नोई मूवमेंट्स हैं, चिपको मूवमेंट्स हैं, एपिको मूवमेंट्स है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन है? इनमें से कौन सा लीडर कौन सा है? तो सुंदरलाल, बहुगुणा, पांडुरंगा हेगड़े, मेधा पतकर एंड अमृता देवी। तो कौन सा किससे रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड है अमृता देवी, चिपको आंदोलन से रिलेटेड सुंदरलाल, और एपिको मूवमेंट से रिलेटेड है पांडुरंगा हेगड़े, और नर्मदा बचाओ से रिलेटेड है मेधा पत्रकार। तो ये हुआ आज का। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे अपने हिसाब से, खुद को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से किसने करे हैं, तो सबको ही मालूम होगा, अपनी जो इवेलुएट किया होगा कि कितने परसेंट क्वेश्चंस आप लोग इसमें कर पाए हो। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। हमारा x जो है और y अभी हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्पेशल क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगी कि उसमें इसको हम लोग इनका उस पेपर का एनालिसिस कर पाएं, उसको भी सॉल्व कर पाएं, ताकि आप लोग को दोनों के बीच का फर्क भी समझ में आए और कितने क्वेश्चंस अलग होते हैं हम लोग ये भी देख पाएं। तो मेजॉरिटी अगर क्वेश्चंस अलग होंगी तो मैं उन क्वेश्चंस को y को देखूंगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं या कितने मैच करते हैं दोनों ही उसके। तो आई थिंक काफी तैयारियां हुई होंगी नेट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सेट के क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न पे होते हैं जैसा कि नेट के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी इसके लिए कि आप इसको सॉल्व कर पाओ।
और इसमें आगे मैं आपको यही राय दूंगी कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसको थोड़ा मैथ्स की तरह से करना स्टार्ट करो। एक कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे देखते रहो, उसके आंसर को आप खुद करते रहो। तो उससे बार बार आप करो, कीज को अलग रखो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं कितना कैपेबल हूं करने में, कर पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप एक सिस्टम बनाएंगे कि हम इसको कर पाए। क्योंकि जब भी एमसीक्यूज बनते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि 4 ऑप्शंस होंगे, हम कर लेंगे। डेफिनेटली अगर हमने पढ़ा है सही तरीके से, हमने थ्योरी को अगर पढ़ा है, कुछ तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोच के चले कि हम मैथ्स के सम्स लगा रहे हैं, हमको लगाना है। जितना ज्यादा हम इसको प्रैक्टिस में रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको पास करना। तो कोशिश यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एक डेली का रूटीन बनाइए कि मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं या 200 क्वेश्चंस करने हैं, तो डेली मुझे उतने करने ही हैं। तो आप बैठो, आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, उनको लीजिए, उनको आप डेफिनेटली कीजिए। तो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारी प्लस क्लासेस है अनअकैडमी की, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि हम लोगों ने यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। स्टूडेंट्स को नोट्स में प्रोवाइड करा रही हूँ, उसमें यूनिट वाइज सब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो हमारे स्टूडेंट जो है वो यूनिट पढ़ने के बाद जो हम लोग रेगुलर के जो क्लासेस हमारी होती हैं, जो 8:30 से होती है मंडे टू सैटरडे, उनको हम लोग 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं प्लस मेंबर्स के लिए अनअकैडमी के, तो वो मैं कराती हूँ। और उसके बाद जो है उनके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं एमसीक्यूज, जिसको कि स्टूडेंट अपने से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो पैटर्न है, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बार बार कराती हूँ, क्योंकि उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, और या फिर अलग से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने मिक्स करके जो हमारे 10 यूनिट्स हैं उससे बनाए हुए हैं। वो क्वेश्चन जो अराउंड 1000 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं देती हूँ ताकि स्टूडेंट जो है उसको सॉल्व कर पाए। तो मोड ऑफ जो हमारा जो एजुकेशन होता है इसमें या क्लासेस होती है, वो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश हम लोग दोनों को ही लेके चलते हैं उसमें, ताकि दोनों ही बच्चों को आसानी हो सके। कुछ बच्चे हिंदी में नहीं कर पाते प्योरली, या फिर पूरा ही इंग्लिश में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो दोनों ही चीजें लेके हम लोग साथ में चलते हैं। कोशिश यही रहती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को किया जाए। अगर प्योर हिंदी में क्वेश्चंस है, मैं उसको नहीं कर पाती तो उसको डिफाइन करती हूँ इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में है तो थोड़ा डिफाइन करती हूँ हिंदी में, ताकि उसको इजीली जो है बच्चे सॉल्व कर पाए। तो आई होप ये मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और ऑल द बेस्ट कहूंगी आपकी एग्जाम्स के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो एग्जाम से पहले पहले। और जो भी आप उससे जिस तरह की वीडियोस चाहते हो या जिस तरह का आप क्वेश्चन पेपर चाह रहे हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डेफिनेटली बताएं। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्पेशल क्लासेस हों तो उनमें आप लोगों को वो चीज़ें मैं दे पाऊँ। और यही कहूंगी कि बाकी डिटेल क्लासेस के लिए आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स को पास करना आसान हो। क्योंकि अनअकैडमी का जो पैटर्न है वो कि बहुत ही अच्छा है। एक एक चीज को, एक एक पैटर्न को, एग्जाम के मेथड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्लास को बनाया हुआ है, और उसी हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि सही नॉलेज रेलिवेंट जो है वो आप तक पहुंच सके। एक्स्ट्रा चीजों को करने से बचते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा देने से, एक्स्ट्रा डोजिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब उसी माहौल से गुजर चुके हैं। हमें पता है कि किस तरीके से हमें तैयारियां करनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसी हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयारी कराई जाए। थैंक यू सो मच।